बोली का आंदोलन आप इतिहास से परिचित होंगे तो निश्चित ही जानते होंगे। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। उन्होंने 5 तरह की हिंदी का नमूना छांटा था। जैसे कि भारतेंदु ने अपने समय में 12 तरह की हिंदी का नमूना छांटा था, इसको हम शैलियाँ कह सकते हैं। उसमें एक थी जो ठेठ हिंदी, दूसरी थी पंडिताऊ हिंदी, तीसरी थी मुंशियाना हिंदी, चौथी थी मौलवी हिंदी और 5वीं जो थी वो यूरेशियन हिंदी थी। अब इसमें हुआ कि दरअसल कविता कौन सी हिंदी में हो। जैसे आज एक बहुत ही दिलचस्प है, आज ये कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को एक दर्जा दिलाना है, और ये बहुत ही मज़ेदार है समझना। पूछा जाए कि कौन सी हिंदी को दर्जा दिलाना है, क्या वो जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग का शब्दकोश है उस हिंदी को, या जो एक पखवाड़े भर हिंदी दिवस में हिंदी मनाई जाती है उस हिंदी को। तो यह एक ऐसा विभ्रम है जिसको, उस विभ्रम के सहारे एक नए ढंग के भाषाई, और जिसको हम लोग आज अपने अर्थ में देख रहे हैं, एक राष्ट्रवाद की, जिसको उग्र राष्ट्रवाद भी हम इस सदी की कह सकते हैं। इस सदी की सबसे दुर्दशा यही है कि वह राष्ट्रवाद जो 20वीं सदी का था एक उग्र राष्ट्रवाद में पूरी दुनिया में बदल गया। उस पर आएंगे हम लोग दूसरे साहित्य चक्र में अगर समय मिलेगा तो एक तो यह हुआ उस 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अगर हम कहें कि दूसरे दशक तक 1920 तक अगर हम कहें तो हिंदी खड़ी बोली हिंदी कविता के एक सशक्त माध्यम के रूप में स्थिर हो रही। जो दूसरी घटना या बदलाव की बात अगर हम लें तो भारतेंदु युग में जो पत्रकारिता शुरू हुई थी, उस पत्रकारिता की दृष्टि से अगर देखें तो एक साहित्यिक पत्रकारिता का मानक स्थापित होता है 20वीं सदी के उस शुरू के दौर में, और उसकी संवाहक बनती है सरस्वती। सरस्वती केवल साहित्य की पत्रिका नहीं थी, वो कहा ही गया कि वो अपने समय का ज्ञान कांड थी। तो आप उसमें देखें तो साहित्य तो है ही, समाज विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, औषधि विज्ञान, राजनीति, समाज, सबके संबंधित लेख छप रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। तो वह जो हिंदी बन रही थी, वह बदलाव हो रहा था, वह किस चेतना से हो रहा था, यह महत्वपूर्ण है। और जिसकी ओर इशारा किया वैभव जी ने अपने प्रस्तावना में कि वह जो पूरा एक जो औपनिवेशिक मॉडल था, और ये जो औपनिवेशिक मॉडल हम कह रहे हैं, या साम्राज्यवाद से संघर्ष कह रहे हैं, या राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो संघर्ष चल रहा था, या नवजागरण कालीन जो चेतना थी, उन सबको अगर हम देखें तो इस तरह के 20वीं शताब्दी से लेकर के और आज 2024 तक साहित्य दरअसल समय और समाज के साथ जो इसका रिश्ता है, तो उसके कुछ आच्छादन हैं। जैसे ये कहा जाता है राजनीति में कि 20वीं शताब्दी में गांधी एक आच्छादन थे। तो साहित्य के लिए वे आच्छादन कौन से थे? हम लोग उपनिवेशवाद की बात कह रहे हैं, नवजागरण की बात कर रहे हैं, एक आच्छादन हुआ। दूसरा जो राष्ट्रीयता का पूरा प्रबोधन था, और उसी दौर में यह एक बदलाव और भी देखने की है कि उर्दू से हिंदी में प्रेमचंद जैसा कथा लेखक आता है। और 1907-8 में जो सोजे वतन, मेरे ध्यान में उससे पहले हिंदी में किसी ऐसी रचना को राजद्रोह के आरोप में आरोपित करके प्रतिबंधित नहीं किया जाता। तो वह भी हमें ध्यान में रखना है कि वह पूरा जो दबाव था और उसके बरक्स जो हिंदी जहाँ से संघर्ष कर रही थी वह, तो इस तरह से जो दूसरा आच्छादन था वह राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीय प्रबोधन का था। तीसरा जिसको हम देखें, जिसकी हम वैश्विक परिदृश्य की बात कह रहे थे अभी अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर, वह उसी दौर में दूसरा विश्व युद्ध है। दूसरे विश्व युद्ध का लड़ा जाना, उसका ख़त्म होना, एक अस्तित्ववादी पूरे धारा का विकास होना, और साथ ही जिसको हम लोग कह रहे हैं कि दुनिया का
दो ध्रुवों में एक तरह से बंटना और शीत युद्ध जैसी जो घटना हुई, ये सब आच्छादन है साहित्य के। उसी दौरान पूरे एक कम्युनिस्ट प्रभाव और आंदोलन को ख़त्म करने और शिथिल करने के लिए जो कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम का जो पूरा आंदोलन चला, और अमेरिका जिसका एक तरह से बाद में वही संस्थान CIA के रूप में विकसित हुआ, तो आगे ज्यों ज्यों आप बढ़ते चले जाते हैं तो वह पूरा एक परिदृश्य आता है। फिर हम जब आज़ाद होते हैं, जिसकी ओर इन्होंने जिक्र किया कि आज़ादी के साथ, तो वह जो आज़ादी के साथ आप देखें 40 से लेकर के 60 का जो दशक है वह बहुत ही उथल पुथल भरा है, हिंदी के लिए भी और पूरे सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक स्तरों पर भी। 42 का आंदोलन। विनोद जी, हमें अभी दूसरा राउंड भी आना है। ठीक है, मैं समाप्त कर रहा हूं। जी जी। 42 का आंदोलन, साथ ही आज़ादी, और आज़ादी जिस कीमत पर मिली वह विभाजन, वह सांप्रदायिकता, और साथ ही ठीक 60 और 40 के और 60 के बीच का जो दशक है उसमें नेहरूवियन कंसेशनस के साथ जो एक मोहभंग है। आप कहें आज कि यह मोहभंग नहीं था तो हरिशंकर परसाई और मुक्तिबोध का पूरा लेखन बेमानी हो जाएगा, इसलिए उसको आप नकार नहीं सकते। तो वह जो सुराज का सपना था वह कैसे पूरा हो रहा था, नहीं हो रहा था, वह सपने कहाँ से टूट रहे थे, साहित्य असल में इनसे जुड़ रहा था, इनसे संवाद कर रहा था, उसकी समीक्षा कर रहा था, उस पर अपने दृष्टिपात कर रहा था, और ज़रूरत पड़ने पर उसमें वो बदलाव के और उसकी आलोचना के दृश्य भी ला रहा था। तो मुझे लगता है अगले चरण में जब बातचीत आएगी तो और इसको थोड़ा विस्तारित किया जाएगा। शुक्रिया।